हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन में हमें मिला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस तब होती हैं जब उनका कोई सॉल्यूशन होता है, चाहे तो यूनिक हो चाहे इन्फानाइटली मैनी हो। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो सिस्टम्स के यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो यहाँ जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट। नाउ अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, मैनी सॉल्यूशंस। तो जब आपके पास इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो भी कंसिस्टेंट होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी लाइंस का ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और इक्वेशन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। जब आपका ग्राफ एक के ऊपर एक होता है इस तरह से, तो सिस्टम के इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो भी आपका जो सिस्टम्स हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। लेकिन जब आपकी ग्राफ जो होता है वो पैरेलल होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ पर आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है स्टूडेंट वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो चलिए अब हम इसे जो है अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में से a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं दोनों को, तो यहाँ से हमें a1 जो है वो 3 मिलेगा स्टूडेंट, b1 जो है वो मिलेगा 2 और जो c1 है वो मिलेगा 5, और a2 जो होगा स्टूडेंट वो हमारा होगा 2, b2 जो है वो होगा -3 और C2 जो होगा वो होगा 7। तो चलिए स्टूडेंट अब चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, क्या इस इक्वेशन के जो इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम इसको इस लीनियर ऑफ पेयर की जो कंडीशन है इसमें पुट करेंगे। तो a1 हमारा है 3 और a2 हमारा है 2, इसी तरह से b1 हमारा है 2 और b2 हमारा है -3, और c1 हमारा है 5 और c2 हमारा है 7। तो स्टूडेंट, हम पहली ही कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जो a1/a2 है और b1/b2 है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट वो ऐसे इंटरसेक्ट करता है,
और जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो जो पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास हैं हैज़ कंसिस्टेंट, इज़ कंसिस्टेंट। तो जो हमारी पहली दो इक्वेशन हैं वो आपस में कंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होंगी। तो चलिए स्टूडेंट अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो a1/a2 है और उसको फाइंड कर लेते हैं पहले। तो जो दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा a1 है वो 2 है और b1 जो है वो -3 है और जो c1 है वो 8 है और a2 जो है वो 4 है, b2 जो है वो -6 है और जो c2 है वो 9 है। ओके स्टूडेंट, अब इसे हम फिर से जो है अपने जो लीनियर पेयर की जो हमारी कंडीशन होती है उसमें रख लेते हैं। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब इस सिस्टम में इसको रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमें मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका यहाँ पे हमारा आ जाएगा a1/a2 यानी 2/4, फिर आ जाएगा -3/-6 और फिर आ जाएगा 8/9। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या मिल रहा है हमें 1/2, 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसका जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा स्टूडेंट? पैरेलल। और जब पैरेलल आएगा तो दोनों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी, हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसको आप इनकंसिस्टेंट कहेंगे। आप देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन के लिए कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड इक्वेशन में से फिर से आपको a1, ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। तो इसको फिर से हम अपनी सिस्टम ऑफ जो हमारी कंडीशन है उसमें रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं a1/a2। तो हमारा a1/a2 क्या होगा स्टूडेंट? 3/2 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3/2 इंटू 1/9। तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा 1/6। फिर हम लिखेंगे b1/b2। तो जो हमारा b1 है वो है 5/3 डिवाइडेड बाय -10। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने जा रहा है स्टूडेंट? देखिए 5/3 इंटू 1/-10। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट तो हमें मिल रहा है 5 2 जा 10, -1/6। और फिर हम निकालने जा रहे हैं c1/c2 जो कि हमारा आएगा 7/14। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो जब हम तीनों कंडीशन को रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1/6 इक्वल टू -1/6 नॉट इक्वल टू 1/2। तो देखिए स्टूडेंट, हमें पहले ही मिल गया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे
और जब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो यानी स्टूडेंट जिस भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो वो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है हमारी, उसमें से भी हम इसी तरह से A1, A2, B1, B2 फाइंड करेंगे पहले। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2। तो आप ईजिली आराम से अब लिख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा जो A1 है वो 5 है और A2 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन -10। तो जिसको आप कटिंग करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 1 अपॉन -2। फिर हम लिखेंगे B1 अपॉन B2। तो हमारा जो B1 है वो -3 होगा और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे फिर से हमारे को -1/2 मिल गया। फिर हम लिखेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 हमारा 11 है और C2 12 है। तो यहाँ से फिर से हमें 1/2 मिल रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -1/2। इस माइनस को साइन को आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमें कंडीशन मिली है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारे सामने आ रही है स्टूडेंट वो आ रही है कंसिस्टेंट, क्योंकि जब हम इस तरह का ग्राफ देखते हैं तो हमारी जो इक्वेशंस के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और जब इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस हो गए हैं तो इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। तो ये हमारी इक्वेशन भी जो है स्टूडेंट कंसिस्टेंट है। चलिए अब लास्ट को देख लेते हैं। तो लास्ट के बारे में क्या है स्टूडेंट, तो लास्ट इक्वेशन जो है उसके बारे में हमें A1 A2 पहले देखना है। तो जो A1 अपॉन A2 है स्टूडेंट वो हुआ हमारा 4/3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 दैट इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2/3। तो ये आ जाएगा। अब हम लेंगे B1, यहाँ पे स्टूडेंट्स को B1 कर लीजिएगा, B1 अपॉन B2। तो B1 हमारा होगा 2/3, तो यानी 2/3। अब हम लिखेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 हमारा होगा स्टूडेंट 8 और यहाँ पे 12। तो ये आप कटिंग कर दीजिए। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। तो ये भी कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके जो है मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं स्टूडेंट, मैनी सॉल्यूशंस। और उसकी वजह क्या है कि आपका जो ग्राफ होगा ना वो एक के ऊपर एक आएगा, यानी कि कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा। तो जब कोइंसिडेंट ग्राफ आ रहा है तो उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हम एक समअप देख लेते हैं। तो समअप हमारा ये है कि अगर आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगी। इसी तरह से अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। तो जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो भी सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, इक्वेशंस का कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर A1 अपॉन A2
इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ लाइंस पैरेलल हो जाती हैं और इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं आते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि कब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इससे पहले की मेरी वीडियो जो है उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा है कि कब इक्वेशंस के जो है मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है और कब नो सॉल्यूशन होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।